सभी साथियों का गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में स्वागत है। तो साथियों, जिन लोगों की कल डीएलएड परीक्षा है उत्तराखंड में, तो साथियों वहाँ पे 50 नंबर का आपको पूछा जाएगा शिक्षण अभिवृत्ति और शिक्षण अभिरुचि। तो उसी रिलेटिव ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो अच्छा अध्यापक वह है जो, तो साथियों हम डार्ट आंसर को पढ़ेंगे, जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। तो साथियों, अच्छा अध्यापक वही तो होगा ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोली गई? तो साथियों, किंडरगार्टन स्कूल खोले गए सबसे पहले आपके जर्मनी में, और इसके जो संपादक हैं वो हैं फ्रोवेल फ्रोवेल। तो जर्मनी में खोले गए सबसे पहले किंडरगार्टन स्कूल। थर्ड क्वेश्चन पे देखें। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह किसका कथन है? तो साथियों, यह कथन था टीपीएन ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है अभिरुचि। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को पढ़ें। अभिप्रेरण एक है, क्या हो सकता है अभिप्रेरण एक? तो पढ़ेंगे हम मनोवैज्ञानिक अवस्था है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, मनोवैज्ञानिक अवस्था है। अगला प्रश्न है साथियों पांचवा, कि शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, तो किसका कल्याण होगा? समाज के सभी वर्गों का कल्याण होगा। देखिए साथियों, जब आप टीचिंग अभिरुचि वाला जब सेक्शन शुरू करोगे तो उसको आपको बिल्कुल टीचरों वाली फीलिंग होनी चाहिए आपके दिमाग में, तब जाकर के क्वेश्चन ज़्यादा सही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें हम, कि एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता किसे देंगे? तो हम किसे देंगे साथियों? वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को ही हम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। अगला क्वेश्चन है आठवां, कि बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि क्योंकि पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें पाठ्य पुस्तकों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है, इसलिए बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों नवा, कि शिक्षण क्या है, मतलब शिक्षण क्या है? तो शिक्षण एक स्किल है साथियों, स्किल बोल सकते हैं, एक कौशल है। शिक्षण एक कौशल है, यहाँ पे ऑप्शन के आधार पे देखेंगे हम। अगला है 10वां क्वेश्चन, कि छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, जो अध्यापक का जो आदर्श रूप में व्यवहार करना, प्रेजेंटेशन करना ही छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं? देखिए साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? पहला ऑप्शन राइट है, संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम 12वां, कि शिक्षण अभियोग्यता का क्या अर्थ है? तो देखिए अभियोग्यता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी राइट। शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, यही शिक्षण अभियोग्यता कहलाती हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, कि आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है, तो क्या करना चाहिए? हमें उसके स्वीकार कर लेंगे, हम उस चीज़ को भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगला है साथियों, कि शिक्षण की परियोजना पद्धति किस पर आधारित है? परियोजना पद्धति कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, बाल केंद्रित है। शिक्षण की परियोजना पद्धति बाल केंद्रित है। अगला देखिए हम 15वां क्वेश्चन देखिए, कि एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास सिखाने चाहिए। सेकंड ऑप्शन देखिए, विपरीत परिस्थितियों में संयम एवं संतुलन न खोना, इस चीज को सिखाना चाहिए। थर्ड देखिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सभी चीजें एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को सिखाना चाहिए। अगला है 16वां क्वेश्चन, कि अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है? देखिए अध्यापक का जो वास्तविक कार्य देखा जाए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक है, छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट है। अगला देखिए साथियों 18वां क्वेश्चन, कि निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने में उत्तम है? जो भ्रमण विधि है, देखिए भ्रमण विधि के द्वारा हम वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं यथार्थ रूप में। अगला देखिए 19वां, कि अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का सबसे ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए? तो देखिए साथियों, बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, बालक कैसे सीखता है इस चीज़ का भी ज्ञान होना चाहिए,
बालकों की अभिरुचियां और प्रवृत्तियों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सटीक है। ये सभी चीज़ों का एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके वो अपने छात्रों को समझ सकेगा। अगला क्वेश्चन है 20वां, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना का विकास करने हेतु क्या कदम उठाना चाहिए विद्यालय स्तर पर? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट है कि विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना पैदा हो। अगला क्वेश्चन है 21 कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो साथियों जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो ध्यान देने योग्य जो मुख्य बातें हैं, नंबर 1 तो शिक्षा के उद्देश्यों को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, और ऑप्शन नंबर बी देखिए तो छात्रों की आवश्यकताओं, रुचि और योग्यताओं का भी विशेष ध्यान होना चाहिए, तब जाके पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, ए और बी दोनों विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां कि छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है। मौखिक मौखिक जो स्किल है साथियों, अभिव्यक्ति इसको विकसित करने का जो तरीका है, देखिए परिचर्चाओं का आयोजन करना, भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, अंताक्षरी का आयोजन करना, ये सारी चीजें ऑप्शन नंबर डी के द्वारा हम जो छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को हम विकसित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे कि छात्रों को गृह कार्य दिया जाए वह क्वेश्चन मार्क, इससे क्या होगा कि पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए। जो छात्रों को गृह कार्य दिया जाए साथियों, जो स्कूल में जिस दिन जो पाठ लेसन पढ़ाया जाता है उसी पे आधारित होना चाहिए, तो पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 24वां, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन से आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी, यह वास्तविकता है कि क्योंकि शिशु को आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभानी होती है, इसलिए शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता होता है। अगला देखिए साथियों 25 क्वेश्चन, शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? कमजोर विधि पूछ रहा है। देखिए कमजोर विधि वही हुई, पाठ्य पुस्तक विधि सबसे कमजोर विधि हुई, और बाकी विधियां ठीक ठाक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 26वां कि विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से क्या प्राय है? इन्वायरमेंट एजुकेशन, इससे क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। यदि क्लास लेवल पे पर्यावरण शिक्षा के बारे में पढ़ाएंगे तो पर्यावरण से हमें क्या क्या फायदे हैं उन्हीं चीज़ों पे चर्चा होगी, क्या नुकसान है वो चीज़ें बताएंगे, तो पर्यावरण को दूषित होने से हम बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? देखिए प्रौढ़ शिक्षा जो कार्यक्रम है ये होनी चाहिए गैर सरकारी समितियों के हाथ में। जो गैर सरकारी समितियां हैं इनके हाथ में ही प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप पहला है बालकों में साक्षरता बढ़ेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ेगी। अगला ऑप्शन देखें हम, कहाँ गया? देश में साक्षरता बढ़ेगी, तो सभी जगह साक्षरता बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखें हम 29वां कि किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं? लर्निंग बाय डूइंग, सेल्फ बोले तो स्वयं करके ही साथियों छात्र सबसे अधिक सीखते हैं। 30 क्वेश्चन पे चले, 30 वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब क्या होगी? छात्र केंद्रित होगी, तभी शिक्षा ज़्यादा स्टेबल होगी, छात्र केंद्रित होगी जब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को कौन कौन सी भूमिका सराहनीय है? तो देखिए शिक्षक की अपनी योग्यता बिल्कुल सही है, शिक्षक का अपना विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की जो क्षमता, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। शिक्षक की कक्षा प्रबंध की जो क्षमता है वो अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला देखिए साथियों 32, छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? देखिए छात्र जो लिखित कार्य करते हैं और शिक्षक को कब उसकी जांच करनी चाहिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी, लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बाद उसकी जांच होनी चाहिए। अगला देखिए साथियों, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? देखिए पंचपदित, तो वो थे हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने ही सीखने के 5 चरण बताए थे। तो साथियों डीएलएड के लिए बेसिक चीज़ आएगी, ज़्यादा डीप नहीं आता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल देखते हुए चलें। कक्षा शिक्षण में ये कह रहा है कि कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, अच्छी बात है। छात्रों को चर्चा पर भरपूर अवसर देना चाहिए, ये भी सही है।
शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, देखिए साथियों कल के पेपर में उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन ज़्यादातर होंगे, देख लेना आप। क्योंकि और इस टीचिंग एप्टीट्यूड अगर वगैरह सॉल्व करते समय आप अपने आप को टीचर माने, तभी जाके क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व होते हैं। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? देखिए टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो क्या है? छात्रों का जो विश्वास है वही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए अध्यापक के लिए, कि छात्र अपने गुरु के आदर करें, मान करें, सम्मान करें, गुरु की जो शिक्षण जो टेक्निक है उसको पसंद करें। तो छात्रों का विश्वास ही तो गुरु के लिए सबसे मूल्यवान चीज़ है ना। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, निम्न में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? छात्रों में कह रहा है लोकतांत्रिक मूल्य डेवलप करने हैं, क्या तो करें, पुस्तकें करेगी या प्रार्थना सभा करेगी या वार्तोत्सव करेगी या खेल का मैदान। देखिए साथियों खेल का जो मैदान है ना, तो खेल के मैदान में छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्य डेवलप होते हैं। तो खेल का एक सा मैदान होता है, प्रतिस्पर्धाएं होती है यहाँ पे, तो लोकतांत्रिक मूल्य छात्रों में विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन चले 38वां, कि शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं? देखिए साथियों, शिक्षक की कैसी योग्यता है, पढ़ाने में कैसे हैं, उनका आचरण कैसा है, इसका सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर सकते हैं? तो उनके शिष्य तो करेंगे। टीचर्स का कार्य है कक्षा में टीचिंग का कार्य करना, बच्चों की परेशानियों को सॉल्व करना, बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा देना, जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा देना। तो भाई अब शिक्षक किस तरह से पढ़ा रहा है, उसकी योग्यता, उसका व्यवहार, उसका आचरण का जो मूल्यांकन है उसके शिष्य ही कर सकते हैं ढंग से। अगला क्वेश्चन देखिए 39, शिक्षक का मूल्य कार्य क्या है? देखिए शिक्षक का मूल कार्य क्या है? छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल ठीक है। छात्रों को उनकी गलतियां बताना, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, ये भी अच्छी बात है। और तो देखिए यहाँ पे कुल मिला के जो ऑप्शन नंबर सी इज बेटर, इस सबसे थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है कि अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। यदि ऑप्शन डी सभी लिखा होगा तो सभी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है कि शिक्षक का मूल कार्य है अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। अगला क्वेश्चन है साथियों कि प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। प्रतियोगिता से किसका विकास होगा? लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए, पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, काम पूरा करके भी दम लेना चाहिए, ये सभी गुण होने चाहिए। प्रतियोगिता के एक उत्तम गुणों का विकास होता है, ये सारी चीजें डेवलप होनी चाहिए। अगला देखें हम 41, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होगा? लोकतंत्र मजबूत होता है, बिल्कुल होता है। अंधविश्वास में कमी आती है, बिल्कुल आती है। आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, और ऑप्शन डी। तो देखिए साथियों यदि शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, सभी लोग ज्ञानी होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, तो ये सारी चीजें डेवलप होगी ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। अगला देखिए, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए आप टीचर्स हो, कल को आप टीचर्स बनोगे, तो आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, ये तो बिल्कुल एकदम नहीं है। छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, ये तो थोड़ी ठीक है। छात्रों को साक्षर बनाना, ये तो नॉर्मल बात है। देखिए ऑप्शन नंबर डी पे चलेंगे हम, छात्र बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो हमारा शिक्षा का ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि बालक मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक सोचने विचारने की क्षमता, ये सारी चीज़ें बालक के अंदर डेवलप हो। तो बालकों का सर्वांगीण विकास प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं? यदि साथियों आप टीचर बनेंगे तो किस छात्र को आप सबसे बेस्ट मानेंगे जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो? देखिए हम पढ़ा रहे हैं, हम टीचिंग कर रहे हैं, तो जो छात्र शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन करने में रुचि रखता हो उसे ही तो हम सर्वश्रेष्ठ मानेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट है। अगला देखिए, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। देखिए साथियों हमें भाषा सीखनी है तो सबसे पहले हमें हमारे वार्तालाप करना चाहिए। वार्तालाप करने के द्वारा ही हम भाषा सीखनी, सबसे ज़्यादा भाषा सीखना प्रभावी होता है। अगला देखिए, एक प्रधानाध्यापक को होना चाहिए, छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए, होना चाहिए। कुशल प्रबंधक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल प्रधानाचार्य में सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगला देखिए साथियों 46वां क्वेश्चन, कि छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी होती है। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है नकारात्मक का, कि छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते हैं, ये नकारात्मक वाली बात हुई। अगला देखें हम, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो बाल केंद्रित होनी चाहिए। साथ ही जो टीचिंग का कार्य है, जो पाठ्यक्रम है, वो बालकों के अनुकूल तो होना चाहिए, तो बाल केंद्रित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 48, कि एक अध्यापक का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो क्या है? अध्यापक, जो अध्यापक का अध्यापन होगा, यहाँ पे न होगा कौ की जगह में, अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, मतलब वो जो टीचिंग कार्य करता है
बच्चों को पढ़ाने का कार्य करता है, उसके प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए अध्यापक को। इतनी मोटी मोटी सैलरी लेते हैं साथियों, तो बच्चों के प्रति भी तो पूर्ण समर्पण होना चाहिए ना, दूसरों के बच्चों के प्रति। तो वो वही सबसे श्रेष्ठ अध्यापक कहलाता है, गुरु कहलाता है। लेकिन आज के डेट में ऐसा आज कहाँ होता है साथियों, ऐसा कहीं भी नहीं होता है, बहुत कम अध्यापक होते हैं ऐसे। अगला देखिए, अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक क्या करे। अध्यापक यदि शिक्षण वहां से प्रारंभ करे जहां से विद्यार्थी पहले से जानते हो, अर्थात पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न। देखिए साथियों, हमें भोजन के बारे में पढ़ाना है, तो भोजन के बारे में छात्र पहले से जानते हैं ना, तो भोजन वाले जो टॉपिक है चैप्टर, उसे छात्र बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो टीचिंग प्रभाव इफेक्टिव तभी हो सकता है यदि अध्यापक जो टीचिंग का जो कार्य वहीं से प्रारंभ करे जहां से विद्यार्थी पहले से जानते हो। तो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, बिल्कुल पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50वां, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होते हैं। देखिए, अध्यापक की बात हो रही है, समाज एवं छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, या ऑप्शन नंबर डी है सरकार के प्रति। देखिए सर, टीचर्स का काम क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना किसको है, कक्षा के बच्चों के लिए। तो समाज एवं छात्रों के प्रति ही शिक्षक की जवाबदेही होता है। तो साथियों, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट होता है। समाज के प्रति, समाज भी टीचर्स को नोटिस करता है, उनके आचरण को नोटिस करता है ना। तो समाज एवं छात्रों के प्रति ही शिक्षक अध्यापक को जवाबदेही होना पड़ता है। साथियों, 50 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे आपके। यदि आप डीएलएड परीक्षा में 50 क्वेश्चन को आप सोच समझ के करते हैं तो आपकी 50 नंबर फिक्स है। और मेरिट, जहां तक कि मैं मेरिट की बात करूं, 130-35 में सिलेक्शन हो जाएगा डीएलएड में, इसलिए आप बिल्कुल आराम से करें। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, कैसे। देखिए, अध्यापक की कार्यों की सराहना करके, यदि अध्यापक अच्छा कार्य कर रहा है तो उनके कार्यों की जरूर सराहना होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, अध्यापक की कार्य क्षमता बढ़ेगी, अध्यापक कार्य करने के प्रति ज़्यादा सजग होंगे। अगला देखिए 52वां क्वेश्चन, कि सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि क्या है। पहला है, छात्रों के मानसिक स्तर में रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, बिल्कुल सही है। अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे, ये भी अच्छी बात है। अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, और ऑप्शन डी। तो ये सारी चीज़ें यदि एक अध्यापक फॉलो करता है तो एक सफल अधिगम हो सकता है, क्लास में बहुत अच्छी टीचिंग हो सकती है, अध्ययन हो सकता है, अध्यापन कार्य हो सकता है। अगला देखिए साथियों, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा से क्या होगा, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। देखिए, जो लोग कहते हैं कि पढ़ लिया, ज़्यादा पढ़ने से क्या हुआ, नौकरियां नहीं मिली, भाई वो बात अलग है। लेकिन शिक्षा ज़्यादा ग्रहण करने से, ज्ञान लेने से व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। व्यक्ति समाज में हिसाब से रहता है, पढ़ा लिखा इंसान अपने हिसाब से ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की। अभी हमने बताया साथियों कि किंडरगार्टन जो पद्धति है वो कहाँ की है, जर्मनी में शुरू हुई, और फ्रोवेल उसके जन्मदाता थे। तो नर्सरी स्कूलों की शुरुआत भी कहाँ से, फोरवेल से। जैसे आपने देखा होगा, नर्सरी हो गया, एलकेजी हो गया लोअर किंडरगार्टन, और यूकेजी हो गया अपर किंडरगार्टन। तो ये जो सिस्टम दिए, ये फ्रोवेल ने ही दिए, जर्मनी से ही दिए। सबसे पहले इन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में डाला था। अगला देखिए, सामूहिक खेलों से छात्र का कौन सा लाभ होता है। यदि सामूहिक तौर पर बच्चे खेल खेलें तो उत्तरदायित्व निभाने के गुणों का विकास भी होता है, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग भी सीखते हैं, नियम पालन का अभ्यास भी होता है। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीजें छात्र सामूहिक खेलों के माध्यम से सीखते हैं। तो साथियों, हमने 50+ क्वेश्चन जान लिए हैं कल मनोविज्ञान के लिए, सॉरी डीएलएड परीक्षा के लिए। 50 नंबर यहाँ इस वाले वीडियो से आएंगे, और इससे भी थोड़ी देख लीजिए, आपको हेल्प मिल सकती है कल की एग्जाम में। और अगली वीडियो बनाता हूँ मैं तुरंत, आप इसे पढ़िए। जय हिंद, नमस्कार।